वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट एनाटॉमी का। प्लांट एनाटॉमी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लीफ के फॉर्मेशन के समय या स्टेम के इलोंगेशन के समय कुछ की कोशिकाएं पीछे छूट जाती है। सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। पत्ती के निर्माण के समय और तने के इलोंगेशन के समय कुछ कोशिकाएं पीछे छूट जाती हैं। जिन कहां से? फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम से। इन्हें एक्सिलरी बड कहते हैं। एक्सिलरी बड। इन्हें कौन से बड कहते हैं? एक्सिलरी बड कहते हैं। ये ब्रांच बनाने या लीफ बनाने, ब्रांचिंग और लीफ में हेल्प करती है। ठीक, एक्सिलरी बड कहते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं डाइकोट स्टेम का डायग्राम बना, तो सबसे बाहर रिंग के रूप में एपिडर्मिस पाई जाती है। एक डाइकोट स्टेम लीजिए, उसे काट दीजिए, उसके सबसे बाहर जो कोशिकाएं पाई जाएगी, जो लेयर पाई जाएगी, उसे क्या कहेंगे? एपिडर्मिस कहेंगे। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस पाई जाएगी। हाइपोडर्मिस पाई जाएगी। हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स पाई जाएगी। जनरल कॉर्टेक्स पाई जाएगी। जनरल कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस पाई जाएगी। देखिए, अगर मैं डाइकोट स्टेम को काटूं, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस को हटा दें, हाइपोडर्मिस को हटा दें, जनरल कॉर्टेक्स को हटा दें, एंडोडर्मिस, इन तीनों को मिलाकर एक नाम दिया गया कॉर्टेक्स। ठीक, सबसे बाहर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, तो इनको नाम क्या दिया गया? कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल पाई जाएगी। ये है पेरिसाइकिल। ये एक जनरल डायग्राम बना रहा हूं ताकि ये जो नाम है ये थोड़े से अपने को ध्यान में रखें। पेरिसाइकिल पर यहां पर वेस्कुलर सिलेंडर पाएंगे। वेस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा। यहां पर मेडुलरी रेस पाई जाएंगे। और बीच में क्या पाई जाएगी? पित्त। बीच में क्या पाई जाएगी? पित्त पाई जाएगी।
ये एक सिंपल सा जनरल सा डायग्राम है डाइकोट स्टेम का। क्यों बनाया है? क्योंकि अब मैं हाइपोडर्मिस बोलूंगा, जनरल कॉर्टेक्स बोलूंगा, एंडोडर्मिस बोलूंगा, कॉर्टेक्स बोलूंगा, पेरिसाइकिल बोलूंगा, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, ये एक जनरल सा डायग्राम है, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब आगे चलते हैं। अगर हम आगे चले तो ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। शीर्षस्थ विभजोत्तर का, एपिकल मेरिस्टेम का ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन कैसे होता है, टॉपिक का ये नाम है। यानी कि एक एपिकल मेरिस्टेम जो शीर्षस्थ विभजोत्तर है उसका ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अगर मैं जनरल की बात करूं, देखिए एल्गी ले लो, फंजाई ले लो, लोअर ब्रायोफाइट्स ले लो, इनकी प्रत्येक सेल की डिवीजन करने में कैपेबल है। प्रत्येक सेल क्या करती है? डिवीजन करने की एबिलिटी रखती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एपिकल मेरिस्टेम है? हर सेल जब डिवीजन कर रही है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये क्या है? एपिकल मेरिस्टेम है। हमें ये देखना है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। ठीक है, जब प्रत्येक सेल ही डिवाइड कर रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एपिकल मेरिस्टेम कौन सा है? यानी यहां पर कैसी ग्रोथ पाई जाएगी? डिफ्यूज्ड ग्रोथ पाई जाएगी, विस्तृत वृद्धि पाई जाएगी। एल्गी ले लो, फंजाई ले लो, लोअर ब्रायोफाइटा ले लो, इसकी प्रत्येक सेल क्या करती है? डिवीजन की एबिलिटी रखती है। कैसी ग्रोथ है? डिफ्यूज्ड ग्रोथ या विस्तृत वृद्धि करती है। ठीक है, एक आती है एपिकल सेल थ्योरी। ये दीदी नकेली, ने इसने क्या बोला? जो ब्राउन एल्गी ठीक जैसे डिक्टियोटा, या सार्गेसम ले लो, या हायर ब्रायोफाइट्स है, उनमें एक सेल मेरिस्टेमेटिक होती है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती है और वो सारा का सारा टिश्यू बनाती है। यानी केवल एक कोशिका ही पूरा का पूरा टिश्यू बनाती है। ठीक है, ये एक सिंगल सेल थ्योरी है जो, या इसे हम क्या कहते हैं? एपिकल सेल थ्योरी। किसने दी थी? नागेली ने। किस पे लागू होती है? ब्राउन एल्गी और ब्रायोफाइट्स में, जिसमें सिर्फ एक मेरिस्टेमेटिक सेल ही पूरा टिश्यू बनाती है, जो कि पिरामिड शेप की होती है, पिरामिड आकार की होती है। ठीक है, यहां एक ही कोशिका पूरा का पूरा प्लांट की बॉडी बना रही, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम कितनी है? एक एपिकल मेरिस्टेम है, एक सेल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रूप में एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी जो कि हैंस टीम ने दी थी।
किसने दी थी? हैंस्टीन ने दी थी। रूट एपिकल मेरिस्टेम की सबसे सर्वमान्य थ्योरी है। इसके अनुसार 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, जिसमें एक होती है डर्मेटोजन, पेरिब्लियम और प्लीरो। देखिए, हिस्टोजन थ्योरी हैंस्टीन ने दी थी, जो कि रूट एपिकल मेरिस्टेम पर लागू होती है। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, डर्मेटोजन, पेरिब्लियम, प्लीरो। डर्मेटोजन की बात करें, ये बेसिकली सबसे आउटर लेयर है। और ये क्या करती है? ये एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। हमने डाइकोट स्टेम की स्ट्रक्चर देखी थी ना, सबसे बाहर क्या थी? एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस का संश्लेषण कौन करती है? डर्मेटोजन। लेकिन ये रूट पे एप्लीकेबल है, वो स्टेम का डायग्राम था, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। पेरिब्लियम की बात की, पेरिब्लियम कोर्टेक्स का सिंथेसिस करती है। और कोर्टेक्स में हमने 3 चीजें देखी थी। पहली थी क्या? हाइपोडर्मिस। दूसरी थी जनरल कोर्टेक्स और तीसरी थी एंडोडर्मिस। प्लीरोम की बात कीजिए तो प्लीरोम स्टील का निर्माण करती है, जैसे पेरिसाइट की। वैस्कुलर बंडल, पित्त, मेडुलरी रेज, इनका निर्माण कौन करती है? प्लीरोम करती है। जो डायग्राम हमने देखा था ना, वो डायग्राम जनरल इसीलिए बनाया था, लेकिन वो डायग्राम था किसका? स्टेम का। और हम किसकी पढ़ रहे हैं? रूट की। लेकिन थोड़ा सा ही फर्क होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो डर्मेटोजन आउटर लेयर है, एपिडर्मिस बनाएगी, पेरिब्लियम कोर्टेक्स बनाएगी, हाइपोडर्मिस जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, और प्लीरोम स्टील बनाएगी, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, पित्त और मेडुलरी रेज। तो अब हम आगे चलते हैं। हमने अभी डर्मेटोजन देखी थी, पेरिब्लियम देखी थी, प्लीरोम देखी थी, लेकिन मोनोकोट में उसमें कितनी हिस्टोजन थी? 3 हिस्टोजन थी। मोनोकोट में 4 हिस्टोजन थे। 3 तो सेम ही है, डर्मेटोजन, पेरिब्लियम, प्लीरोम। एक हिस्टोजन और है, उसका नाम है कैलिप्ट्रोजन। अच्छा, कैलिप्ट्रोजन क्या करेगी सर? कैलिप्ट्रोजन रूट कैप बनाएगी। ये रूट कैप क्या करेगा? देखिए, एक तो इसमें गोल्जी बॉडी सबसे ज्यादा पाई जाती है। गोल्जी बॉडी सबसे ज्यादा, जिस कारण से ये म्यूसिलेज का सिक्रेशन करता है। गोल्जी बॉडी सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिस कारण से ये म्यूसिलेज का सिक्रेशन करता है और सोइल को लसलसा बनाता है। देखिए, सबसे बाहर डर्मेटोजन, डर्मेटोजन के अंदर पेरिब्लियम, और सबसे अंदर प्लीरोम।
यहां पे ऐसे डिवीजन लगेंगे, यहां पर कुछ इस तरह से डिवीजन होगा, ऊपर नीचे और दोनों साइडों में, दो तलों में डिवीजन होगा, और यहां पे केवल नीचे की तरफ। ये आ गई डर्मेटोजन, पेरिप्लेन और प्ली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें रेननकुलस की, केजुराइना की, डाइकोट स्टेम की, डाइकोट रूट की, डाइकोट की, या रेननकुलस में केवल एक ही हिस्टोजन पाया जाता है। केजुराइना में दो हिस्टोजन पाए जाते हैं। डाइकोट में तीन हिस्टोजन पाए जाते थे, डर्मेटोजन, पेरिप्लेन, पीलो, तीन हिस्टोजन, और यहां पे चार हिस्टोजन, चार हिस्टोजन पाए जाते हैं। यह हिस्टोजन थ्योरी। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं क्यूशेंट सेंटर या शांत क्षेत्र कहते हैं। क्यूशेंट सेंटर की खोज क्लाउस ने की थी। क्लाउस नामक साइंटिस्ट ने की थी। इसने मेज में या मोनोकोट रूट मेज में, मक्के में इसकी डिस्कवरी। ठीक, देखिए हमने देखा था, एक तो था कैलिप्रोजन, एक था डर्मेटोजन। इन दोनों के बीच कुछ ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जो कि लेस एक्टिव होता है, या कई बार इसे इनएक्टिव कहते हैं। लेस एक्टिव या इनएक्टिव क्यों? क्योंकि यहां पे डीएनए भी कम है और प्रोटीन सिंथेसिस भी कम है। पाया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? क्यूशेंट सेंटर। क्यूशेंट सेंटर कहते हैं। जब अगर कैलिप्रोजन नष्ट हो जाए, कैलिप्रोजन क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, तो ये नई कैलिप्रोजन बना सकता है, यानी मेरिस्टेमेटिक हो सकता है, कैलिप्रोजन का फॉर्मेशन हो सकता है। देखिए क्यूशेंट सेंटर, जिसकी खोज क्लाउस ने की थी, कैलिप्रोजन और डर्मेटोजन के बीच में ग्रुप ऑफ सेल पाया जाता है जो कि लेस एक्टिव या इनएक्टिव होता है, जहां डीएनए कम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कम होता है, इसे क्यूशेंट सेंटर बोलते हैं, क्योंकि कोशिकाओं का समूह है। ये कैलिप्रोजन अगर नष्ट हो जाए तो ये कैलिप्रोजन का फॉर्मेशन कर सकता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ये मोनोकोट रूट का डायग्राम है।
ठीक है, सबसे बाहर डर्मेटोजन, डर्मेटोजन के इस तरफ पेरिग्लिन, ये पीडोम आ गई, प्लीडोम आ गई, ये आ गया कलेक्ट्रोजन। डर्मेटोजन और कलेक्ट्रोजन के बीच में यहां पर ये है क्वेश्चन शेप। डर्मेटोजन और कलेक्ट्रोजन के बीच में, और ये क्या है, रूट के। जैसे ही कलेक्ट्रोजन नष्ट हो जाएगा तो ये क्वेश्चन सेंटर नया कलेक्ट्रोजन बना देगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन सेंटर। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगली थ्योरी है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। श्मिड ने दी थी। श्मिड ने दी थी। यहां दो प्रकार की सेल है, ट्यूनिका और कॉर्पस। ट्यूनिका की बात करें, पहली चीज ये एक ही तल में विभाजन करती है, यानी एक प्लेन में डिवीजन करती है। इसे क्या कहते हैं, रिब मेरिस्टेम। रिब मेरिस्टेम हमने पढ़ा था कि जब एक ही प्लेन में डिवीजन हो उसे क्या कहेंगे, रिब मेरिस्टेम कहेंगे। अगर हम आगे चले, देखिए ये केवल सिंगल लेयर होती है और केवल एपिडर्मिस का निर्माण, एपिडर्मिस का निर्माण करते हैं। कॉर्पस की बात करें, ये तीनों प्लेन में डिवीजन करते हैं। जब तीनों ही प्लेन में डिवीजन हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मास मेरिस्टेम। ठीक है, ये मल्टी लेयर होती है। अगर एपिडर्मिस को छोड़ दिया जाए बाकी सबका फॉर्मेशन ये करेगी, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, सबका फॉर्मेशन ये करेगी। यानी एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, बंडल, पित्त, सबका फॉर्मेशन यही करेगी। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए, शूट एपेक्स के लिए सबसे मान्य थ्योरी है। वो रूट एपेक्स के लिए सबसे मान्य थी, ये शूट एपेक्स के लिए सबसे मान्य थ्योरी किसने दी थी, श्मिड ने। दो तरह की सेल, ट्यूनिका और कॉर्पस। ट्यूनिका एक ही प्लेन में डिवीजन करती है, इसे मेरिस्टेम कहते हैं, सिंगल लेयर होती है, एपिडर्मिस बनाती है। ये तीन प्लेन में होती है, तीन प्लेन में डिवीजन करती है, मास मेरिस्टेम कहते हैं। और मल्टी लेयर होती है, ये सारी कोशिका, एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, बंडल, पित्त, ये सारी यही बनाती है। और शूट एपेक्स के लिए सबसे मान्य थ्योरी है। ये मल्टी लेयर भी हो सकती है, लेकिन जैसे ये मल्टी लेयर होगी तो केवल आउटर लेयर ही एपिडर्मिस बनाएगी, बाकी जो लेयर होंगी वो कॉर्पस के साथ मिलकर बाकी सब चीज बनाएगी। ये मल्टीलेयर भी हो सकती है, लेकिन जब भी मल्टीलेयर होगी केवल आउटर लेयर ही एपिडर्मिस बनाएगी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं।
देखिए जो सबसे बाहर थी वो थी ट्यूनिका और अंदर थी कॉर्पस। ट्यूनिका एक ही दिशा में विभाजन कर रही है। ये तीनों दिशाओं में विभाजन करेगी। ट्यूनिका सिंगल लेयर है, कॉर्पस मल्टी लेयर है। ट्यूनिका एक ही दिशा में विभाजन करेगी, ये मल्टीपल यानी तीनों डायरेक्शन में विभाजन कर रही है। अब आगे चलते हैं। अगली थ्योरी है कॉर्पर कैप्टे शुइक ने शुइक ने कॉर्पर कैप्टे थ्योरी की बात करें। देखिए इसमें दो प्रकार की सेल, कॉर्पर कैप्टे, ये सेंटर में पाई जाती है। कहां? केंद्र में। ये भी बेसिकली रूट की रूट एपिकल मेरिस्टेम की। रूट अटैच भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉर्पर की बात कीजिए सेंटर में पाया जाएगा। जैसे ये सेल है, पहले यहां डिवीजन होगा, फिर ऊपर वाली सेल में डिवीजन होगा, तो यहां पे उल्टा डी बनेगा। इसे कौन सा डिवीजन कहते हैं? कॉर्पर डिवीजन। कैप्टे की बात करें, ये पेरिफेरल डिवीजन में पाई जाएगी। यहां पे क्या होगा? ये सेल है, बिल्कुल बीचों बीच डिवाइड, और नीचे वाली सेल डिवाइड हो जाएगी। यहां टी शेप में बनेगी, टी शेप में। यहां उल्टा टी शेप में, यहां टी शेप बनेगा, और इसे क्या कहेंगे? कैप्टे डिवीजन। कैप्टे डिवीजन, कैप्टे डिवीजन कहेंगे। ठीक, ये आगे कॉर्पर कैप्टे थ्योरी। देखिए ये हमने रूट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। कैरेक्टर नीचे रूट क्या थी? रूट क्या थी? देखिए रूट में जो ग्रोथ होती है वो सब टर्मिनल डिवीजन होती है। सब टर्मिनल एरिया, क्योंकि टर्मिनल एरिया पे तो रूट कैप उपस्थित है ना। रूट कैप टर्मिनल एरिया पे बिल्कुल ऊपर सब टर्मिनल एरिया पे क्या है? कैलेक्ट्रोजन भी है और डर्मेटोजन भी है। तो रूट की ग्रोथ सबसे ज्यादा कहां होगी? सब टर्मिनल एरिया। ठीक, ये थोड़ा सा देखिए। टर्मिनल एरिया में रूट की ग्रोथ नहीं हो पाती क्योंकि नीचे क्या है? रूट कैप मौजूद है। ठीक।